एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ ऐसे संगठन और नियम के बारे में जिसका डे टू डे लाइफ में हमारा काम पड़ता रहता है, और खासकर यूपीएससी को बहुत मजा आता है इनसे सवाल पूछने में। प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह ठोके रहेगा ये सवाल इसके, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसमें तुक्का भी नहीं मार सकता, और अगर पढ़ा है तो फिर उसके लिए बहुत आसान है, वो इसको भूल भी नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को जितना काम चल जाए उतना ही पढ़ाऊँ, और डिटेल में जब कभी पढ़ेंगे तो जो आपके एनवायरनमेंट के सर होंगे वो आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स समझने के लिए जितना आपको जानना चाहिए उतना तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या एक शीट बना दी है, असल में ग्रेडअप से मैंने ये शीट उठाई है, तो ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मैंने रेफरेंस के लिए इंग्लिश लिया है, कुछ इसमें अपडेशन था, जैसे यहाँ 27 लिखा था मैंने 42 किया, कुछ जो नया जुड़ गया है वो मैं चेंज कर दूंगा इसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। और ध्यान रखिए, हम लोग एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे संगठन हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके काम को जानेंगे, और भारत क्या उसका सिग्नेटरी है कि नहीं, भारत ने साइन किया है कि नहीं, ये भी जानेंगे। तो जो मेरा पहला है, सबसे पहला जो आपको नाम दिख रहा है वो, इसका नाम है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, ये रामसर एक जगह है, एक शहर है। कहाँ पे? ईरान में एक शहर है रामसर नाम से। बढ़िया बात है। तो क्या हुआ था रामसर में 1971 में? 2 फरवरी 2 फरवरी 1971 को यहाँ एक बैठक हुई, और बैठक में ये बात की गई कि भाई अ, हमारे पास कुछ ऐसे जमीन होते हैं, कुछ ऐसे लैंड होते हैं, कुछ ऐसे जमीन होते हैं, कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिसको हम कहते हैं हिंदी में आर्द्र भूमि, इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड। एक जमीन है जिसमें पानी नहीं है तो आपने उसको बोला है सूखी जमीन है। एक जमीन है जहाँ पे पानी है, चाहे वो तालाब है, नदी है, पोखर है, कुछ भी है, तो उसमें आपने बोला है गीली जमीन है। लेकिन कुछ जमीन ऐसी होती है जो दलदल टाइप की होती है, उसमें पानी रहता है और या फिर उसमें नमी रहती है, तो उसको हम कहते हैं वेटलैंड। वेट मतलब हल्का आर्द्र है, उसमें आर्द्रता है, हल्की सी नमी है उसमें। और ये जो वेटलैंड होते हैं इनमें इनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसका क्या मतलब है? कई प्रकार का जीवन यहाँ पे आपको मिलेगा। रेंगने वाले जीव मिलेंगे, एम्फीबियंस मिलेंगे, मतलब जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। कई सारे आपको यहाँ पे मछलियां मिल जाएंगी, और कई सारे आपको ऐसे फंगस मॉसस मिल जाएंगे जो कि यहीं पे सर्वाइव करते हैं। कई सारे अलग अलग पेड़ पौधों की वनस्पति मिल जाएगी। ठीक है, तो वेटलैंड जो है ना, काफी ज्यादा डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब पेड़ों पत्तों की जो प्रजातियां हैं वो बहुत वैरायटीज की मिलती हैं, और जानवरों की बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए कहते हैं यहाँ पे इमेंस बायोडाइवर्सिटी है, काफी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। तो 2 फरवरी 1971 में राम सर ने दुनिया भर के देश में उन्होंने बोला कि यार ऐसी जो जमीन है जो आर्द्र भूमि होती है, जैसे मान लीजिए ये एक नदी बह रही है, तो नदी जहाँ बह रही है वो तो ठीक है, लेकिन नदी के आसपास के इलाके में भी नमी रहती है। या फिर मान लीजिए कोई तालाब है, अब तालाब ठीक है बारिश में ज्यादा भर जाता है, गर्मी में सूख जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा रहता है उसका जहाँ में हमेशा कीचड़ या दलदल रहता है। ठीक है, इन सब एरिया को हम वेटलैंड्स कहते हैं। अब वेटलैंड के लिए परिभाषा ये है कि ऐसी कोई भी भूमि, ऐसा कोई भी लैंड जो पानी से साल में किसी भी मौसम पानी में घिरा रहे, साल में किसी भी मौसम पानी रहे उसमें, और साल के 12 महीने उसमें वेटनेस रहे, उसमें क्या नमी रहे, और तो उसको हम वेटलैंड कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि उसकी जो गहराई है, उसकी जो डेप्थ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब नदियों को हम वेटलैंड नहीं कह सकते, नदी तो 6 मीटर से बहुत ज्यादा गहरी होती है। समंदर को भी हम वेटलैंड नहीं कह सकते क्योंकि उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे है 6 मीटर से अधिक। अगर कोई ऐसी जमीन है जहाँ पे पानी है तो उसको वेटलैंड में नहीं रखेंगे। तो मैक्सिमम कितनी गहराई होनी चाहिए? 6 मीटर। तो हमारे देश में मतलब दुनिया भर में ऐसे वेटलैंड को ढूंढा गया और फिर उसको रिकॉग्नाइज किया गया और कहा गया कि भैया ये क्या रहेंगी? रामसर साइट रहेंगी। तो हमारे देश में इस समय 42 रामसर साइट है, मतलब ये सब वेटलैंड है, एरिया है, और 42 रामसर साइट है। एमपी में सिर्फ एक है। ठीक है, 42 रामसर साइट है। दूसरा, ऐसा नहीं कि हर दलदल दलदल चीज को या हर गीली चीज को हम वेटलैंड कह देंगे। इसमें एक और शर्त है। पहली शर्त मैंने क्या बोली कि उसकी गहराई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसके मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो डेंजर में हो, वो खतरे में हो, वो वेटलैंड खतरे में। खतरे में मतलब मान लो कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई झील है जिसकी गहराई इतनी नहीं है, और उसके पास आसपास कोई कॉलोनी बन गई, लोग सारा कचरा वहीं पर डाल रहे, या सारी गंदगी वहीं पर डाल रहे, और लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1-2 साल बाद तो ये पूरा वेटलैंड खत्म हो जाएगा। तो अगर जो वेटलैंड है वो खतरे में है, और खतरे में किससे रहेगा? इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा
किसी को है या हर जीव को सबसे बड़ा खतरा इंसानों से ही है। मानव सबके लिए खतरे वाला प्राणी है। तो ह्यूमन डेंजर, अगर ह्यूमन से उसके एक्सिस्टेंस को डेंजर है, तो पहला तो वो संकटापन्न जगह होनी चाहिए, मतलब वो इंडेंजर्ड मत है, उसमें संकट है, अगर उसमें कुछ काम नहीं करेंगे तो वो धीमे धीमे वेटलैंड खत्म हो जाएगा। दूसरा, उसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी एरिया की अगर कोई नदी, तालाब, पोखर या टैंक अगर वेटलैंड में आ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। इसका मतलब कि वो डेंजर में है और वहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे कुछ सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो वो जमीन खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे वो खत्म होगी तो वहाँ की डाइवर्सिटी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो वेटलैंड वाला है, इसका एक और नाम है, यहाँ पे लिखा है, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, वाटर फाउल कन्वेंशन। वाटर फाउल मतलब पानी, फाउल का देख लेना हिंदी क्या होता है। पानी इसलिए लिखा हुआ है कि भाई नमी होती है ना। और इंडिया ने इस रामसर कन्वेंशन को साइन करके रखा है। भारत में भी 42 रामसर साइट है। कितनी? 42। अच्छा, इन रामसर साइट में भी कुछ ऐसी होती है जहाँ पे डेंजर एक्सट्रीम लेवल का है, बहुत ज्यादा डेंजर में है वो। और अगर उसमें इमीडिएट बेसिस पे काम नहीं किया गया, मतलब जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो पॉलिटिक्स है, वो उसमें इमीडिएट बेसिस पे नहीं लगी, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। तो इन रामसर साइट में भी देखो, सब खतरे में तो सब है, लेकिन इन रामसर साइट में भी जो सबसे ज्यादा खतरे में होती है उसको एक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, उसे कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मतलब खतरे में सब है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा किसको है, उसके लिए अलग से एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसका कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो अगर कोई साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, मतलब वो तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमारे देश में एक वक्त ऐसा था कि 2 रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन फिलहाल खुशी की बात यह है कि कहने को 42 रामसर साइट मेरे पास हैं, लेकिन इनमें से एक आज 2021 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो वेटलैंड्स हैं उनमें डेंजर तो है, लेकिन इतना नहीं है कि तुरंत खत्म होने वाले हैं, यानी इंसान इतनी ज्यादा तेजी से उसको खत्म करने में उतारू नहीं है। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे वेटलैंड्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ जाते हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी किससे जुड़ा हुआ? रामसर कन्वेंशन। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वही रामसर साइट आती है जो बहुत ज्यादा संकटापन है, या उनमें संकट बहुत तेजी से गहरा रहा है और उसमें इमीडिएट बेसिस पे कुछ काम नहीं किया तो 1, 2, 4 महीने में तो खत्म ही हो जाएंगे। मालूम चले कि कोई पीछे तालाब था, कोई नदी थी, और सरकार ध्यान नहीं दे रही, कोई बिल्डर है या फिर कोई और पॉलिटिशियन है वहां पे मिट्टी डाल डाल के सोच रहा है कि इसको इसको भर देते हैं, फिर यहाँ प्लॉटिंग कर देंगे, जमीन काट देंगे। तो कुछ कभी ऐसा हो जाता है ना, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, क्लियर हुआ? 2 फरवरी को हुआ था, और 2 फरवरी को इसलिए हम मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। हर वर्ष 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। रामसर साइट क्या है, क्यों बनी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत पार्ट है कि नहीं, कितनी रामसर साइट है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, रामसर साइट कौन बन सकती है, ये सब चीज क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस। ये देखिए एक तस्वीर है रामसर साइट की, आराम से पढ़िएगा जब मौका मिले। बस ये देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही रामसर साइट है जो भोपाल का तालाब है। वैसे उसका एक्चुअल नाम है भोज वेटलैंड। क्या एक्चुअल नाम है? भोज वेटलैंड। तो ये रामसर साइट में है। हमारे देश में कुल 42 रामसर साइट है। कुछ समय पहले तक 27 थी, पहले 27 थी पहले, फिर 5 बढ़ गई तो हो गई 32, और फिर एक झटके में 10 बढ़ गई तो हो गई 42, तो आज 42 है। तो ये सब इनका देख लीजिएगा किस राज्य में है, किस राज्य में नहीं है, सब आपका वर्क है, पढ़िएगा। और इसी में कुछ एडिशन हो जाता है तो फिर यूट्यूब में बाढ़ आ जाती है वीडियोस की कि रामसर क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हम लोगों ने रामसर जी को देख लिया, वापस चलते हैं अपनी शीट पे। अगला जो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, और इसी का दूसरा नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्थ डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। ये हमने कल की ये पिछले क्लास में पढ़ लिया था, और इसी से हमने देखा था किसी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से यूनेप पैदा हुआ था, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये मैं नहीं बताने वाला 1972 में क्या हुआ था। अगला जो है ये हम चलते हैं साइट्स, साइट्स के बारे में। साइट्स, साइट्स का फुल फॉर्म पहले पढ़ो। और देखो, एनवायरनमेंट जब भी पढ़ो हिंदी मीडियम वाले भी, तो थोड़ा सा इंग्लिश दिमाग में लेके चलना।
क्योंकि इसमें आधी से अधिक चीज तो इंटरनेशनल लेवल की है, तो इंटरनेशनल लेवल में तो इंग्लिश में ही नाम होगा। भले उसका हिंदी कर देंगे, अगर इसका हिंदी देखेंगे ना तो और घूम जाएंगे। इसका हिंदी हिंदी मीडियम वाला देख के घूम जाएंगे कि इसका हिंदी ऐसा भी होता है क्या। खैर, तो पहले साइट्स का फुल फॉर्म देखते हैं। कन्वेंशन मतलब एक संगोष्ठी है, एक ग्रुपिंग है। ऑन इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ट्रेड व्यापार। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो संकटग्रस्त है, यानी उनकी आबादी बहुत कम है, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जानवर। ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड मतलब जो जंगलों में पाए जाने वाले हैं, चाहे वो पेड़ या जानवर। फ्लोरा मतलब होता है, फ्लोरा को याद करने का तरीका है फ्लावर, फ्लोरा से फ्लावर कर लो, फ्लावर क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जनरलाइज हम टर्म में फ्लोरा बोल देते हैं, और जो जानवर होते हैं उनको हम फौना बोल देते हैं। तो फिर से इसके नाम पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी एक ऐसी संगोष्ठी है जो संकटापन्न प्रजाति, जो कि फ्लोरा और फौना की है, यानी वनस्पति और जीव जंतु के, उनके उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार होगा उसके लिए कुछ बात कही गई है। जैसे अभी एक करंट अफेयर्स की न्यूज है कि भाई अफ्रीका से चीते आ रहे हैं। कहाँ से? अफ्रीका से क्या आ रहा है? चीता आ रहा है। चीता आ रहा है अफ्रीका से। अफ्रीका से चीता आ रहा है, और चीता जो है वो वाइल्ड एनिमल है, और वाइल्ड किस में आएगा? फौना में आएगा। और आ कहाँ रहा है? ये इंडिया आ रहा है। इंडिया में कहाँ आ रहा है? एमपी में आ रहा है। एमपी में कहाँ आ रहा है? एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट है शिवपुर, तो शिवपुर में क्या करने आ रहा है चीता? शिवपुर में एक सेंचुरी, उसका नाम है पालपुर कुनो, यहाँ पे चीता आ रहा है। असल में चीता हमारे देश में बहुत सारे थे, लेकिन हम इतने ज्यादा शिकारी आदमी थे कि हमने सारे चीते मार डाले, और चीते हमारे जंगलों से मर गए, गायब हो गए, विलुप्त हो गए, एक्सटेंट इन द वाइल्ड हो गए। तो भैया अब सरकार को फिर सुझाई कि यार चीता चाहिए, चीता चाहिए। तो पता चला अफ्रीका में तंजानिया देश है, उसके पास चीता है। नामीबिया देश है, उसके पास चीता है। तो उनसे बहुत सालों से बात चलती आ रही थी, तो अब ये तय हुआ कि वहां से चीते आएंगे। अब जो चीता है, वैसे ये इसकी आबादी बहुत कम है, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। कौन सी है? फौना। अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापार हो रहा, अफ्रीका से भारत आ रहा है, तो यहाँ पे चीता कैसे आएगा, उसके साथ क्या होगा, कौन से नियम कायदे कानून होंगे, कैसे डॉक्यूमेंट भराए जाएंगे, क्या फॉर्म होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब कौन डिक्टेट कर रहा होगा? चीता आएंगे, भारत आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में आने वाले हैं। पालपुर कोनो में आएंगे। पालपुर कोनो को हमने जगह चुन के रखा है, यहाँ पे चीताओं को बसाया जाएगा। सॉरी यार, ये पालपुर कोनो नहीं है, पालपुर कोनो में तो हम शेर बसा रहे हैं। ये है सागर का नौरा देही, सागर का नौरा देही, नौरा देही सेंचुरी है, मध्य प्रदेश की एरिया वाइज सबसे बड़ी सेंचुरी है, वहां आ रहा है। तो यहाँ पे किस तरह चीता आएगा और किस तरह भारत में आएगा, इन सब में जो सारा नियम कायदा कानून चलेगा, किसका चलेगा? साइट्स का चलेगा। तो अब साइट्स का आपने रियल टाइम एग्जांपल देखा, क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए पहले। Yes, sir. तो अभी जो Yes. साइट्स है, ये 1973 में बनाए। और क्या है भाई, दुनिया भर में बहुत सारी प्रजाति ऐसी है जो एक देश से दूसरे देश, भाई मान लीजिए कहीं कोई अच्छी कोई किस्म की लकड़ी होती है, भारत को वो चाहिए, लेकिन उसकी आबादी कम है, यानी उसकी जो संख्या है कम है, और तो वो किसी और देश से मंगाएगा तो कुछ नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे। जैसे एशियाटिक लायन है, ये दुनिया भर में नहीं है, सिर्फ भारत के पास है मोटे तौर पे। अब भारत से कोई देश मांगेगा तो हम देंगे, तो कुछ ना कुछ रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना अंतरराष्ट्रीय लेवल के। तो उसके लिए है कि साइट नहीं, तो ऐसे तो हर कोई जानवर खरीदे बेचे, ठीक है। तो भैया, और ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ये जानवर तो विलुप्त हो जाएंगे ना, जैसे डायनासोर गायब हो गया उस तरह चीता गायब हो जाएगा। तो 1973 में ये बना था, और यही सिर्फ यहाँ पे बात लिखी गई है। और इसका दूसरा नाम है वॉशिंगटन कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है कि किस संधि को हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये वॉशिंगटन कहाँ से आ गया? वैसे असल में जो साइट्स है ना, साइट्स का मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनेवा, वहां पे, लेकिन इसका नाम वॉशिंगटन कन्वेंशन है। अब है तो है, क्या करना है, लेकिन याद करने वाली चीज है, स्टेटमेंट में आता है। साइट्स को ही हम वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं। अच्छा, जिस भी देश ने इसको साइन किया, इंडिया ने भी साइन किया है, इंडिया ने भी इसको साइन किया है, इसलिए भैया चीता हम ला रहे हैं तो हमें इसकी शर्तों को मानना पड़ेगा। लेकिन जो भी देश इसको साइन करेगा उसको इसकी सारी बातों को मानना कंपलसरी है, मतलब ये लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। इसके सारे नियम को हूबहू अक्षर से पालन करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप साइन कर दिए और आप चीता ला रहे अपनी मर्जी से ला रहे, और कोई नियम कायदा कानून नहीं मान रहे, चीता ला रहे, ठीक है, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, या उसको देख नहीं रहे हैं वो किस टेम्परेचर में रहेगा, क्या रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा,
मालूम चल रहा कि मंत्री जी ने बोला यार चीता आ रहा है, एक काम करो मेरे घर भी ले आओ, मैं सेल्फी ले लेता हूँ, उसके बाद छोड़ देंगे अपन और आ जाएंगे। तो ये सब चीज मनमाना नहीं चलेगा। पहले तो साइट्स लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है और भारत ने इसको साइन करके रखा है। और जिसने भी इसको साइन किया, ऐसा नहीं कि सारे देशों ने इसको साइन करके रखा है, लेकिन जिसने भी साइन किया उसको मानना कंपलसरी है। और नहीं मानेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वहां घसीट लिया जाएगा हमको, हम पे फाइन भी लगेगा और दुनिया भर में हमारी बेइज्जती होगी वो अलग। तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ध्यान रखिएगा। हम जो भी पढ़ेंगे सब लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो बहुत कम लीगली बाइंडिंग है, उनको हमें ध्यान रखना है। तो साइट्स जो है इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले में चलते हैं। अगला जो है इसे हम कहते हैं CMS, और इसका दूसरा नाम है बॉन कन्वेंशन। तो CMS का फुल फॉर्म, सबसे पकाऊ चीज है, सबसे बेकार चीज है इनके फुल फॉर्म, लेकिन यार मजबूरी है, याद करना पड़ेगा। तो CMS का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, यानी ऐसी प्रजातियां, देखो पेड़ पेड़ तो माइग्रेट करेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि अफ्रीका का पेड़ अपने आप कूद कूद के भारत आ जाएगा। तो माइग्रेट क्या करेंगे? माइग्रेट दो लोग करते हैं, मतलब एक तो जानवर करेंगे, दूसरा पक्षी करेंगे। अब जानवर की भी एक सीमा है, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन से कोई टाइगर है, लॉयन है, वहां से रेस लगाया भारत आ गया, इतनी लंबी दूरी वो नहीं तय करेगा। तो लेकिन जो चिड़िया हैं वो तो बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, इनको माइग्रेटरी स्पीसीज या माइग्रेटरी पक्षी कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज है उनके लिए कुछ नियम कायदे कानून है कि भैया, जैसे हमारे देश में, जैसे हम चिल्का लेक की बात करें, सांभर लेक की बात करें, भोपाल का भोपाल ताल की बात करें, तो एक निश्चित मौसम में जब हम ये कहें कि हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो या बसंत ऋतु आती है, तो बहुत दूर से पक्षी जो हैं, साइबेरियन पक्षी भी हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ 2-3 महीने रह के प्रवास करके वापस चले जाते हैं। और ये जिस रास्ते से आते हैं, आते और जाते हैं ना, इन रास्तों को कहते हैं फ्लाई वेज। क्या कहते हैं? फ्लाई वेज। फ्लाई वेज दुनिया भर में अलग अलग फ्लाई वेज बने हैं। कोई यूरोपियन फ्लाई वेज है, जैसे हमारे देश से जो फ्लाई वेज निकलते हैं उन्हें कहते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाई वेज, ठीक है। तो पूरा रशिया पार करके, पूरा चीन पार करके बहुत सारे पक्षी भारत आते हैं, फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं, तो माइग्रेटरी स्पीसीज। और जैसे हम अपने इंडिया की अगर बात कर लें तो देखिए ये नेपाल है, फिर यहाँ भूटान है। तो कुछ ऐसे, जैसे ये भूटान है जो नेपाल है, नेपाल भूटान, और यहाँ पे हम देखें तो म्यांमार है इधर साइड। तो यहाँ पे जैसे हाथी हैं, तो हाथी जो लोग हैं या गेंडे हैं, वो एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, भाई जा रहे हैं तो उनको रोकेंगे थोड़ी ना। तो जैसे गेंडा हो गया, हाथी हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, अपने देश के आसपास मैं बता रहा हूँ, तो ये लोग भी मूवमेंट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। हमारी सरकार बताई थी नेपाल सरकार को, भैया दो दो रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपकी तरफ आ रहे हैं। यानी कुछ कुछ ऐसी सेंचुरी भाई हमारे पास, मान लो यार पीलीभीत में एक सेंचुरी है, पीलीभीत सेंचुरी, उसके ऊपर यार नेपाल की सेंचुरी लग जाती है। तो भैया यहाँ से कोई टाइगर नेपाल चला गया, वो तो ना वीजा पासपोर्ट लेगा नेपाल जाने के लिए, वो तो चला गया, उसका मन है, शायद जंगल तो जंगल है। तो कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उनके साथ क्या, कैसे फॉलो अप करना है, क्या नियम कायदे कानून अपनाने हैं। कोई बीमार हो गया जानवर जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, उसके साथ क्या करना है, कैसे मर गए, जांच कमेटी कैसे होगी, हमें क्या क्या करने पड़ेंगे। जो फ्लाई वेज होते हैं, वहाँ की सरकारें इन फ्लाई वेज के रास्ते में फ्लाइट्स को नहीं उड़ाने देती, उनको पता रहता है कि भैया ये जो 2 मौसम है, इस मौसम में बड़े बड़े पक्षी आएंगे, तो फ्लाइट को भी डाइवर्ट कर दिया जाता है कि इधर इधर से निकल जाओ, इधर से मत जाना। तो बहुत सारे नियम कायदे कानून है, हमें उसमें नहीं घुसना है। लेकिन ये माइग्रेटरी स्पीसीज जो है, ये 1979 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था, और इसका दूसरा नाम है बॉन कन्वेंशन। हमने साइट्स का दूसरा नाम क्या देखा था? वॉशिंगटन कन्वेंशन। इसका दूसरा नाम है बॉन कन्वेंशन। अच्छी बात यह है कि 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे हमने इस संगठन को पैदा किया था, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय कहाँ है? केनिया की राजधानी नैरोबी में। तो ये जो CMS है, CMS को बनाने वाली जो संस्था है वो है यूनेप। यूनेप कब बन गई? 1972 में बन गई। और यूनेप के अम्ब्रेला के अंदर, ये यूनेप के तत्वाधान के अंदर ही CMS बना है। तो ये सब स्टेटमेंट में आते हैं कि भैया जो CMS है, ये कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, ये किसने बनाई है? तो ऑप्शन आ जाएगा कि भाई वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए। साइट्स इंडिपेंडेंट है पूरी, साइट्स को किसी ने नहीं बनाया है। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाया, कि यूनेप ने बनाया, कि UNFCCC ने बनाया, लेकिन CMS को यूनेप ने बनाया है, ये थोड़ा सा याद रखना। क्लियर हो रही बात मेरी सभी की? बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Sir.
ये थोड़ा कठिन तो है लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह हमें रिपोर्ट्स याद करनी पड़ती है उस तरह, और अभी तो इन्वायरमेंट में आपको जो स्पीसीज हैं, कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन एंडेंजर्ड है, कौन एक्सटेंड इन द वाइल्ड, ये सब भी याद करो। कुछ चीज़ तो याद करनी पड़ती है, लेकिन इनके भी ट्रिक्स होते हैं, 2-3 बार देखो तो हो जाता है। अगला जो चलते हैं वो नैरोबी वाले में चलते हैं। नैरोबी, अब आप बोलेंगे सर नैरोबी तो सुना सुना लग रहा है। अभी 2 सेकंड पहले मैंने बोला है कि नैरोबी में मुख्यालय किसका, यूनेप का, है ना। और 1982 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को 10 साल हो चुके हैं, और यूनेप कब बना था, 1972 में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। तो 10 साल बाद आ, इसी की राजधानी, मतलब केनिया की राजधानी नैरोबी में एनिवर्सरी मनाई गई, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी मनाई गई, क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से सबसे बड़ा जो चीज पैदा हुआ था वो था यूनेप। और यूनेप ने बोला सर 10वां वर्षगांठ है तो हमारे मुख्यालय में ही मनाते हैं, यानी हमारे शहर में मनाते हैं। तो 1982 में एक नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ था, और ये क्या मना रहा था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 10वीं एनिवर्सरी मना रहा था। और इसमें ये बात की गई थी कि हमें सतत विकास करना है, हमें सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। क्या होता है इसका मतलब, ये थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और बी है। नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, अच्छा एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं आपके लिए। शेर है और ह्यूमन है, मानव है, ठीक। दोनों जानवर है, ये थोड़ा अच्छा जानवर है, शेर के लिए ये खराब जानवर है, हमारे लिए ये खराब जानवर है, खैर। अब मानव रहता है शहरों में। अब मानव जिस शहर में रह रहा है उसके पास में जंगल है, वहां शेर रहता है। अब मानव क्या चाहता है, यानी जंगल काट दो ना, यहाँ कॉलोनी काट देंगे, प्लॉटिंग कर देंगे, प्लॉट बेचेंगे, लेकिन शेर कहाँ जाएगा फिर। आप जंगल काट देंगे तो शेर कहाँ जाएगा। और शेर के मन में ये कि मानव बगल में क्यों रहता है, क्यों ना मैं इसके इलाके में घुसूं और इसको भगाऊं। तो शेर में तो अब इतनी हिम्मत है नहीं कि मानव को हटा दे, कि मानव में इतनी हिम्मत जरूर है कि शेर को हटा दे। मानव क्या बोलता है, हम आप क्या बोलते हैं, हमें डेवलपमेंट करना है, हमें हाईवेज निकालने हैं, हमें डैम बनाना है, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हमें स्कूल कॉलेज बनाना है, तो हमें जंगल काटने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, जो हमारे डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, वो किसी दूसरे जीव जंतु को तो अफेक्ट कर रहे हैं ना, किसी दूसरे जीव जंतु के सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबिलिटी में या उसके एक्सिस्टेंस में सवाल खड़ा कर रही। अगर आप जंगल काट देंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे। तो ये तो विकास नहीं हुआ, ये आपकी नजर में तो विकास हुआ, लेकिन ये गलत विकास हुआ। इसे कहते हैं नेगेटिव डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करें कि मानव को डेवलपमेंट करना है, तो मानव कुछ ऐसा करे कि वो जंगल ना काटे, तो शेर को दिक्कत नहीं हो। मानव को अगर स्कूल कॉलेज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो मानव अलग अलग घर की बजाय मल्टी बनाए ना, मल्टी बना दे, छोटी सी जमीन में बहुत सारे परिवार रह ले। मानव को अगर स्कूल कॉलेज बनाना है तो अपने ही एरिया में कहीं बना दे। मानव को अगर रोड बनानी है और इस जंगल से रोड गुजरनी है तो फ्लाईओवर बना दे, जंगल को नुकसान ना करे मानव। तो ये मानव के ऊपर है कि मानव क्या डेवलपमेंट अपनाता है। अगर मानव सिर्फ अपना अपना देखेगा तो जो पेड़ हैं, जो पेड़ तो बोल नहीं पाते, लेकिन जो जीव जंतु हैं वो तो बोल पाएंगे, और फिर ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट होगा। तो हम मानव को मेरी आवाज पहुंच ली आप लोग तक। Yes, sir. क्या मेरे यहाँ लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया, वाईफाई से ये कनेक्ट था, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है। तो जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो ये कहता है कि सबका विकास हो। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए कहते हैं। लेकिन यही सबका साथ सबका विकास अगर हम पेड़ पौधे जानवरों के साथ करें, कि भाई हमें जो करना है हम करेंगे, ना हम पेड़ काटेंगे, ना हम जानवरों को मारेंगे, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ना हम नदियों को प्रदूषित करेंगे, मतलब हम सिर्फ यहाँ पे रहने आए हैं, हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे, हम नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम जंगल नहीं काटेंगे, हम क्लाइमेट को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। हम ज्यादा माइनिंग्स नहीं करेंगे, हम सागर को पॉल्यूट नहीं करेंगे। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई आप कुछ ऐसा काम करें कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीज मिले। ऐसा नहीं हो कि आप ही आम खाएं और आपके नाती पोते आम से तरस जाए,
क्योंकि उस समय इतना पॉल्यूशन हो जाए कि आम ही नहीं होता हो। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नैरोबी डिक्लेरेशन जो हुआ था वो 10वीं वर्षगांठ मना रहा था, और इसमें ये बात की गई थी कि हमारी सरकारों को ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे सबका विकास हो। और सबका विकास मतलब एनिमल्स, प्लांट, स्पीसीज, जो भी हमारे सराउंडिंग है सबका विकास। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। नैरोबी में हुआ था और यूनेप का मुख्यालय है। अगला जो है वो वियना कन्वेंशन। अब यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। हमारे स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, समतापमंडल। हमारे स्ट्रेटोस्फियर में एक ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर जो है, जो हमारा जो सूरज है उससे कुछ हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं। उस रेडिएशंस को वो एब्जॉर्व करके हमारे पास पहुंचने नहीं देता। तो एक ब्लैंकेट का काम करता है हमारे लिए, एक चादर का काम करता है। इसमें होने लगा होल, क्योंकि ओजोन जो है, ओजोन मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। असल में यहाँ पे ये जो 3 अणु हैं, इसको खत्म कर रहा था, इसको नलीफाई कर रहा था कुछ पदार्थ जिनको हम कह रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कह रहे थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मिश्रण हो जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह रहे थे, तो कहीं कहीं इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी कह रहे थे। तो हमने कुछ जो ऐसे उपकरण अपनाने शुरू किए जो कि ठंडी ज़्यादा करे। जैसे मान लीजिए फ्रिज की बात करें, एसी की बात करें। इसमें क्या हो रहा है, फिजिक्स में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट के बारे में। उसमें ये होता है कि एक रॉड अगर है, एक रॉड के इस हिस्से को अगर गर्म करोगे, हॉट करोगे, तो ये वाला हिस्सा ठंडा हो जाएगा। इसे सीबेक एंड पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। इसी का उपयोग करके हमने अपने एसी को, अपने फ्रिजों को बनाया है। तो फ्रिज या एसी है, यहाँ पे गैस डालते हैं, जिस गैस को मोटे तौर पे हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। गैस के नाम अलग होते हैं लेकिन ये सब उनकी खानदान ही है। और ये जो गैसेस होती हैं, ये जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो धीमे धीमे एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक फ्रंट होता है। मतलब ये जो गैस होती है, जैसे हम अपनी धरती की अगर बात करें, तो धरती में ये जो अपना अंटार्कटिका वाला रीजन है, यहाँ पे सारी गैस इकट्ठा हो जाती हैं। ये ज्योग्राफी का फिनोमेना है। और फिर इकट्ठा होकर यहाँ पे ऊपर जाती हैं, और यहाँ पे जो ओजोन लेयर इधर वाली, इस ओजोन लेयर में जो O3 है, O3 को ये तोड़ देती है, O2 कर देती है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन बन के हट जाता है और यहाँ पे हल्का हल्का छेद हो जाता है। इसे कहा गया ओजोन होल। और ओजोन होल जब हुआ तो इधर रहने वाले, जैसे यहाँ पे अंटार्कटिका तो नो मैंस लैंड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी रेडिएशन सीधे धरती पर आने लग गई। और जब आने लग गई तो हमें पता चला कि यार हमारा ओजोन लोन होल बहुत बड़ा हो गया है, और ये आज नहीं कल और बड़ा होगा, तो जो आबादी रहती दुनिया में उनको इफेक्ट करेगा। तो ओजोन होल को लेकर, या ओजोन होल होल को हमें हील करना है, ओजोन लेयर को बचाना है, उसके लिए जो पहला संगठन बना था उसका नाम था वियना कन्वेंशन। वैसे सबसे मेन तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, लेकिन वियना जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और दुनिया का सबसे अच्छा रहने लायक शहर है ये, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के द्वारा। भी ख्याल से 5वीं बार ये नंबर 1 शहर आया है। तो वियना में बैठक हुई 1985, और इसमें यही बात की गई जो ओजोन लेयर को हमें बचाना है। लेकिन यहाँ पे जो बातें कही गई, जो गोल्स बनाए गए, वो लीगली बाइंडिंग नहीं थे। नॉट लिखा है, नॉट मतलब लोग सुन के चले गए, इसको करना है किया, नहीं करना है नहीं किया। लेकिन पहली बार ओजोन लेयर को बचाने के लिए वियना कन्वेंशन में बात हुई थी। 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल जो शहर है वो कहाँ पे? कनाडा में। और इसको करने में उस समय जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी उनका नाम था मार्गरेट थैचर, और जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था शायद रोनाल्ड रीगन। इन लोगों ने बहुत अच्छा योगदान किया, और ये दुनिया की 2 बड़ी महाशक्ति इकट्ठा आके बोली नहीं नहीं हमें करना पड़ेगा, हमें बचाना पड़ेगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, और ये उस समय के लगभग सारे देशों ने इसको साइन किया था और रेटिफाई भी किया था। देखिए, कोई भी अंतरराष्ट्रीय जो कानून होता है ना, उसके 2 स्टेप होते हैं। पहला तो मैंने बताया शायद आप लोगों को, जैसे हमारे मोदी जी कहीं गए, उन्हें ये कानून पसंद आया तो वहां वो साइन करके आ गए। लेकिन सिर्फ मोदी जी देश के मालिक नहीं है, वो देश में आएंगे फिर पार्लियामेंट से भी उसको पास कराएंगे। तो इसे कहते हैं रेटिफाई करना। तो पहले होता है साइन, फिर होता है रेटिफाई। तो रेटिफाई मतलब जिस भी देश ने रेटिफाई किया, इसका मतलब उस देश की जो भी सुप्रीम अथॉरिटी है वहां से भी वो अप्रूव हो गया है। तो ये दुनिया के लगभग सब देशों ने इसको रेटिफाई किया था। तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पहली ऐसी ट्रीटी थी, तो लगभग सारे देशों ने रेटिफाई की थी, और ये लीगली बाइंडिंग थी। मतलब अगर आपने इसको साइन किया है तो इसके नियम को आपको मानना पड़ेगा। और इसमें यह बात की गई थी सिर्फ जो ओजोन को खराब करने वाली चीजें हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन पे फोकस करना है, बाकी ग्रीन हाउस गैसेस पे फोकस नहीं करना है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है कभी बता देंगे, इनसे जुड़ी हुई कोई बात आएगी। और 2020 में हमने पाया कि
कि भाई हमने ओजोन लेयर को लगभग हील कर दिया है, लगभग हमने उसको हील कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि दुनिया के अगर बड़े देश, रेस्पॉन्सिबल देश आ जाएं, ठान ले, तो हम अपने प्रकृति को भी हील कर सकते हैं। क्योंकि उस समय रोनाल्ड रीगन कौन था, यूएसए का प्रेसिडेंट था, और मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी। उस समय के दो बड़े देशों ने माना, सारे लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि नहीं नहीं, ओजोन लेयर को बचाना पड़ेगा, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़े हुए और भी प्रोटोकॉल आएंगे। असल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसी के जैसे कहते हैं ना, एक पापा है, उनके फिर बेटे हैं, तो इन्हीं के कुछ बच्चे आएंगे अभी, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो लिगेसी है, जो उसकी शर्तें थी, उसी को फॉलो करवा रहे हैं। वो क्या है हम आगे देखेंगे। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बता दीजिए। हो गया सर। यस ओजोन सर। गैस, ओजोन लेयर, O3, ये सब कॉन्सेप्ट में हल्का हल्का आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग साइंस ग्रेजुएट होंगे तो सब समझ गए होंगे। अगर आप लोग 12वीं में तक साइंस आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा। अब चलते हैं 1992 में, जिसको हम अर्थ समिट भी कह रहे हैं। और इस अर्थ समिट के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग मैंने बता दी थी। इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, इसे लिखा है अर्थ समिट भी कहते हैं। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या यूएनसीईडी भी कहते हैं। ये जो बैठक हुई थी रियो डी जेनेरियो में, इसलिए इसको रियो डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे बोला गया था हमें अपना पर्यावरण बचाना है, उसको बचाना भी है और उसका विकास भी करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक पेड़ लगा है तो मैं एक पेड़ को बचाता रहूं, नहीं, इस पेड़ को तो बचाऊंगा और इसके साथ दो चार पेड़ और लगाऊंगा। इसे कहते हैं बचाना और विकास भी करना। इसमें 27 प्रिंसिपल्स थे, और ये लीगली बाइंडिंग, मतलब जिसने भी अर्थ समिट में आया, बैठक में आया और उसने साइन किया, तो उसको इनको मानना ही था। भारत अमूमन हर इन सब चीजों में साइन करता है, भारत पीछे नहीं रह करता है। और इससे हमने तीन बड़ी बड़ी चीजें पाई: कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इन तीनों संस्थाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। इनमें से बस ये जो संस्था है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, की लीगली बाइंडिंग है, मतलब इसको जिसने साइन किया है उसको इसके नियम को मानना कंपलसरी है। बाकी ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब ठीक है, नियम कायदे कानून इस पे भी है, लेकिन मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। मानो तो आपका भला, ना मानो तो आपका भला। लेकिन इसमें जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये लीगली बाइंडिंग है। ये बार बार लीगली और नॉट लीगली इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब आते हैं स्टेटमेंट में, आते हैं, खूब कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इन चीजों में बार बार जोर डाल रहा हूँ। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और इसके बारे में बता दिया अर्थ समिट रियो में हुई थी, क्या था क्या नहीं था। अब चलते हैं, अच्छा, इसी रियो समिट में ना एक बात हुई थी, एजेंडा 21 आया था। इसी रियो समिट में एजेंडा 21 आया था। 21 क्या है, ये रियो समिट में ही आया था। 21 में ये बोला गया था एजेंडा, मतलब हमें इन चीजों में काम करना है। जैसे मैंने बोला कि भैया कल सुबह, रोज आप लोग सुबह 6 बजे उठिए और रोज एक लॉन्ग आंसर आप लिखिए अपनी कॉपी में। तो ये एजेंडा तय कर दिया, अब लोग आपको इस पर काम करना है, मतलब कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स। तो एजेंडा 21 में क्या था, क्या इसमें 21 एजेंडे थे? नहीं। यहाँ पे जो 21 है ना, ये 21वीं सेंचुरी को डिनोट कर रहा था, 21वीं सेंचुरी को। क्यों? 8 साल बाद 21वीं शताब्दी आने वाली है, और 21वीं शताब्दी में दुनिया के देशों को अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ सतत विकास करने पड़ेंगे। कुछ ऐसा विकास का पैमाना मानना पड़ेगा जिससे उनका भी विकास हो, जंगलों का भी विकास हो, जानवरों का भी विकास हो। ऐसा नहीं कि एक बढ़ता जाए दूसरा खत्म होता जाए। कई बार पूछ लिया डायरेक्ट, एजेंडा 21 में 21 क्या है, तो एजेंडा 21 डिनोट कर रहा है 21st सेंचुरी को। और ये भी इसी अर्थ समिट में निकला था, एजेंडा 21 भी इसी अर्थ समिट में निकला था। और इसमें जो बातें कही गई थी वो भी नॉन बाइंडिंग थी। नॉन बाइंडिंग, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, ठीक है। ये सब आते हैं एजेंडा 21 किस बैठक का है, कहाँ से निकला है, क्या नहीं निकला है। अब 1992 की जो बैठक थी, जिसे हम रियो समिट भी कह रहे हैं, अर्थ समिट भी कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कह रहे हैं, और इसमें हमने देखा था कि तीन बड़े बड़े संगठन बन के आए थे, या एक एक तरह से कन्वेंशन बन के आए थे। उनमें से एक कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म ये है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, 3C है। ये 1992 में बना था। क्यों बना था? रियो रियो था, रियो 1992 में हम मिले थे। ये क्या बात कर रहा था? ये क्लाइमेट चेंज को लेकर बात कर रहा है। CC मतलब क्लाइमेट चेंज। अब आप लोग मुझे ये बताओ थोड़ा सा,
आप लोगों ने क्लाइमेट शब्द भी सुना होगा, क्लाइमेट को कहते हैं मौसम। मौसम कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी देख लेना भाई। और एक और शब्द है वेदर। वेदर को क्या कहते हैं? वेदर को ही तो मौसम कहते होंगे। क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? जलवायु कहते हैं क्या? जो भी कहते हो हिंदी वाला वो देख लेना। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या होता है? क्लाइमेट काफी लॉन्ग टाइम ऑफ गैप के बीच में चेंज होता है। हाँ। और वेदर? वेदर के चेंज में गैप जो रहता है वो काफी शॉर्ट होता है। वेदर रोज का रहता है। हम जब पता करते हैं आज बारिश होगी कि नहीं, हम ये नहीं बोलते अच्छा क्लाइमेट कैसा रहेगा, हम बोलते वेदर कैसा रहेगा। क्लाइमेट, एनवायरनमेंट की नजर में क्लाइमेट हम किसको माने हैं? 50 सालों का, 50 सालों का एवरेज। जैसे भैया जून में गर्मी पड़ती है क्यों, हमें पता है। तो हमने कैसे पता कि क्या जून का क्लाइमेट कैसा रहेगा, हॉट रहेगा? क्योंकि हमने पिछले 50 साल का एवरेज देखा। वैसे दुनिया भर के हर देशों के हर इलाके का एक क्लाइमेट पैटर्न है कि भैया यहाँ बर्फबारी होती है इस मौसम में, यहाँ पानी गिरता है, यहाँ पे सूखा पड़ता है। लेकिन ये अगर मान लीजिए यही जो क्लाइमेट है इसमें बदलाव आ जाए, मतलब बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो, सूखे के मौसम में सूखा ना पड़े, है ना, कहते हैं बिन मौसम बरसात हो रही, पता नहीं, तो इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। मतलब जिस लोकेशन पे, अर्थ के जिस हिस्से पे इस इस समय इस मौसम में ये होना चाहिए जो कि पिछले 50 साल का एवरेज है और वो नहीं हो रहा है, उसके इतर हो रहा है। या मान लो कहीं बारिश हो रही 50 सेंटीमीटर होती थी पिछले 50 साल में, लेकिन इस बार बारिश हो गई 150 सेंटीमीटर। या पिछले 5 सालों से जहाँ 50 सेंटीमीटर बारिश होनी थी वहां हो रही 5 सेंटीमीटर। तो ये जो बदलाव है, परिवर्तन है, इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और ये बड़ा डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। आप लोग देख रहे हैं कनाडा में हीट वेव चल रही है, फुहारे लगे हुए हैं, पेपरों में आता रहता है। उसके पहले हमने अमेरिका में देखा था, वहां तांडव मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं पोलर फ्रंट फट रहा है। तो ये सब जो हो रहा है बड़ा डरावना है, क्योंकि इससे इंसान तो ठीक है, उसके पास घर है, वो अपने घर में घुस जाएगा बारिश में, लेकिन जानवरों को क्या होगा? बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो मौसम को देख के खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। जैसे भालू, भालू ठंडी आते सोने चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। अब ठंडी नहीं पड़ती, बेचारा सोएगा कब भालू? ठीक है, तो इससे क्या जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। हमारा जनजीवन तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पेड़ों में सही टाइम पे फल नहीं आते हैं, बौर नहीं आती हैं, उन्हें पत्तियां नहीं आती हैं, जीव जंतु परेशान हो जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज बहुत गलत है, और क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं, और भुगत पूरी दुनिया रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, हमें क्लाइमेट चेंज होने नहीं देना। माना होंगे, क्योंकि भैया आज से 300 साल पहले तक कार नहीं थी, क्योंकि पेट्रोल नहीं था। जब कार नहीं थी, पेट्रोल नहीं था और कोयला नहीं था, कोयले की भी खोज नहीं हुई थी, क्योंकि स्टीम इंजन की खोज नहीं हुई थी। जब ये सब नहीं थे तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन जब से हमने स्टीम इंजन बनाया, और उसके बाद हमने कोयले की खोज की, फिर हमने कोयले का उपयोग किया, उसके बाद धीमे धीमे फिर कच्चे तेल का भंडार मिल गया, तो हमने क्या किया, क्लाइमेट को डिटेरिएट करना शुरू कर दिया। हम बिल्कुल अंधाधुन गाड़ियां चला रहे हैं, अंधाधुन हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, अंधाधुन हम चिमनियां जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, बिजली बना रहे हैं अपने मजे के लिए। हम तो भैया ऐसे में बैठे, बाहर जाए दुनिया भाड़ में। इसकी वजह से पिछले 250 सालों में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, औद्योगिकरण शुरू हुआ है, तो हमारी धरती का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। एवरेज टेम्परेचर मतलब जैसे मान लीजिए इंदौर में गर्मी मैक्सिमम पड़ती है 45 डिग्री, लेकिन भैया इस बार गर्मी 50 पार कर गई, तो सब बोलेंगे नहीं यार पहली बार 50 का आंकड़ा पार हो गया। या मान लीजिए ठंडी इंदौर में पड़ती है मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन मालूम चल रहा इस बार -10 पहुंच गया इंदौर का तापमान, बर्फबारी हो गई, ओले गिर गए। तो ये भी लोग बोलेंगे। तो ये जो डिस्टर्बेंस है इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और लेकिन टेम्परेचर कम होने की बजाय बढ़ रहा है। जैसे ठंड में अब ठंड भी नहीं पड़ती, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस वजह से बर्फ पिघल रही है। अभी हमने देखा था 10 दिन पहले, मेरे ख्याल से अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा हिमखंड जो था वो बह गया पानी में। और अंटार्कटिका का शायद सबसे बड़ा वो हिमखंड था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अभी आर्कटिक में हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो ग्लेशियर पिघलने की जो स्पीड है बहुत तेज हो रही है। और ये उम्मीद थी कि अगले 40 साल में पिघलेगा, तो लग रहा है कि 15 साल में पूरा आर्कटिक पिघल जाएगा। इससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ेगा तो मुंबई का जो जुहू चौपाटी वो डूब जाएगा। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड देश है, मालदीव, वो डूब जाएंगे। और एक देश है किरिबाती नाम का, वैसे किरिबस कहते हैं उसको, उसके बारे में तो वार्निंग आ गई कि 20 साल में डूब जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वो अपनी राजधानी शिफ्ट कर रहा है, जकार्ता से कालीमंतन ले जा रहा है। क्यों? जकार्ता डूबने वाला है 25 साल में।
हो सकता है मुंबई डूब जाए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो भैया बर्फ पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र किनारे घर है वो सब डूब जाएंगे, जो पूरे शहर है वो डूब जाएंगे। इसको रोकने के लिए, इसको अरेस्ट करने के लिए, इस चीज को थामने के लिए एक संस्था बनाई गई, इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। मतलब कुछ ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जिससे हम क्लाइमेट चेंज पर रोकथाम लगा सके। हम ये नहीं कह रहे कि आप कार मत चलाइए, हम ये नहीं कह रहे आप एसी मत चलाइए, लेकिन अगर कार चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार चलाइए, और अगर एसी चला रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम चलाइए। अपने तरीके बदलिए, अपने जो आप जिससे बिजली बना रहे हैं उस तरीके को बदलिए। आप बिजली कोयले से मत बनाइए, बिजली सोलर से बनाइए, बिजली विंड से बनाइए। तो ये सारी बात हुई, और इसके लिए हर साल मिलते हैं, यूएनएफसीसी की बैठक हर साल होती है। लेकिन ये है सबसे बड़ी बात कि इसमें जो भी बात होती है नॉन बाइंडिंग है। तो बहुत सारे देश पागल हैं, चले जाते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े लालाजी तो अमेरिका है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वो फैलाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, इसी के अधीन बैठक थी वो, 21वीं बैठक थी वो, उससे यूएसए पुल आउट कर गया, बोला भाड़ में जाओ, मैं नहीं मानूंगा ये सब बातें। तो मुद्दा वही है कि जिसके पास 5 कारें हैं वो कार चलाना छोड़ नहीं रहा है, और जिनके पास कार नहीं है बेचारे साइकिल चला रहे हैं। लेकिन साइकिल चलाने से वो 5 कारों का बराबरी हम नहीं कर पाएंगे ना, फिर भी कर रहे हैं। तो 1992 में यूएनएफसीसी की शुरुआत हुई थी, और हर साल लगभग इसकी एक बैठक होती है। इसकी जो बैठक होती है कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आम भाषा में जब आपसे कोई कोप की बात करे कि यार अभी ये कोप की 26वीं बैठक है, तो पहली नजर में तो वो यूएनएफसीसी की ही कोप होगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट संगठन है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने सीबीडी की बात की थी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इसके साथ पैदा हुआ है, और एक और आएगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण से हमें बचाना है दुनिया को। इनकी भी बैठक होती है, इनकी बैठक को भी कोप कहते हैं, लेकिन इनकी बैठक हर साल नहीं होती। लेकिन यूएनएफसीसीसी की बैठक हर साल होती है, और इस बार इसकी 26वीं बैठक होगी यूके में, 26वीं यूके में होगी। अच्छा, इसकी जो तीसरी बैठक थी उसको वो क्योटो शहर में हुई थी, 19 तीसरी क्यों 5वीं होगी ना, देखेंगे क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल, और ये क्योटो शहर में तो जापान के, यहाँ पे कुछ नियम निकले थे, उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद की जो कहानी है ना, यानी क्योटो प्रोटोकॉल से जो कहानी वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी चीजें आई, इसमें एनेक्स 1 कंट्रीज क्या है, एनेक्स ए गैसेस क्या है, और एमिशन ट्रेडिंग क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसके, ये अभी खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो इसका प्रीडेसेसर है, यानी इसका जो उत्तराधिकारी है जो काम कर रहा है, यानी ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई कानून चल रहा है क्या, वो भी हमें देखना है। तो अब मुझे ये बताओ, आज आप लोगों ने यूएनएफसीसी के बारे में थोड़ी बात जानी, एजेंडा 21 जाना, रियो समिट के बारे में जाना, उसके ऊपर नैरोबी देखा, मॉन्ट्रियल देखा, वियना देखा, सीएमएस देखा, साइट्स देखा, स्टॉकहोम और रामसर। आज जो आप लोगों ने कन्वेंशन पढ़े हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर हाँ पूछ। सर ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कॉन्फ्रेंस का नाम है क्या? देखिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। जब भी कहीं बैठक होती है तो उस बैठक के बाद, जैसे 10 दिन बैठक चली, तो उस बैठक पे कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा ना। जैसे आज मैं गया, मिल के आया, मीटिंग थी मेरी, उस मीटिंग को निष्कर्ष निकला होगा, उसे कहते हैं घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन, कि क्या डिक्लेयर हुआ भाई, इस मीटिंग में क्या डिक्लेयर हुआ। तो या तो हम इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कह दें, या इसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कह दें, बात वही है, ठीक है। या इसका जो एक और नाम है कि यूएन, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, यूएनसीएचई, इसका एक और नाम था ना, यूएनसीएचई, ये भी इसको कह सकते हैं। अमूमन हर बड़ी जो बैठक होगी ना, उसके बाद उसका एक घोषणा पत्र निकलता है, तो उसको डिक्लेरेशन कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा G7 की बैठक हुई थी, यूके में हुई थी, उसका भी डिक्लेरेशन निकला, उसका घोषणा पत्र निकला कि भाई हम G7 के लोग यहाँ मिले हैं यूके में, कार्बिस बे में, और हमने क्या पाया इसका हम दुनिया को बताना चाहते हैं। तो अमूमन हर एक बड़ी बैठक का एक घोषणा पत्र डिक्लेरेशन होता है। तो चाहे उस नाम से बोल दो, चाहे उस शहर के नाम से बोल दो, चाहे उसके आगे कॉन्फ्रेंस लगा दो, या उसका जो एक्चुअल नाम है, जैसे इसका क्या नाम, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये कह सकते हैं। तो सबके अलग अलग नाम है, ठीक है। ओके सर। और कुछ